तो अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, हिस्ट्री थ्रू मैप्स देखा और उसके बाद में हमने इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ लिए। ठीक है, अब हम शुरुआत कर रहे हैं पाषाण काल से। ठीक है, यानी प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही बोलें तो और ज़्यादा बेटर लगेगा क्योंकि रिवाइज करा चुका हूँ। इनमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं समझा दूंगा, बाकी जो चीज़ें पहले मैं रिवाइज करा चुका हूँ। ठीक है, पहली बात तो हिस्ट्री को हमने लिखने पढ़ने के आधार पर 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? ऐतिहासिक। ठीक है, तीनों हो गए। प्रागैतिहासिक की खास बात क्या है? पाषाण काल उसे बोलेंगे, ना तो लिखना आता है ना पढ़ना आता है। आद्य ऐतिहासिक में लिखा हुआ है उन्होंने लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, और ऐतिहासिक में जो भी है पूरे ग्रंथ के ग्रंथ लिखे गए और उन्हें हम पढ़ रहे हैं। ओके, इमेज से अगर देखें तो प्रागैतिहासिक काल में स्टोन एज और मेटल एज 2 भागों में हम बांट लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। तो 3 इमेज लगी हुई है इसमें। पहले पेज पे देखिए, पहली इमेज देख के आपको कुछ लग रहा है कि मनुष्य किस तरीके का रहा होगा? जंगलों में रह रहा है, कपड़े ढंग से नहीं पहने हुए हैं और जानवरों को मार करके खा रहा है, हाथों में उसके हथियार हैं। ठीक है, दूसरी इमेज आईबीसी की है, यानी जिसे आद्य ऐतिहासिक बोलेंगे, उसकी उस मोहर की है। और तीसरी इमेज आप देखिए, काफ़ी अच्छी इमेज दिख रही होगी उसे, तो ये वैदिक एज में गांव का जो जीवन है, एक परिवार है, बाल बच्चे हैं, पूरा सही ढंग से रह रहे हैं, नियमों को फॉलो कर रहे हैं, तो वैदिक एज वाली जो है वो ऐतिहासिक में हम शामिल करते हैं। तो पाषाण अपना जो प्री हिस्ट्री है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। प्री हिस्ट्री को कौन कौन से 2 भागों के आधार पे? पाषाण युग के आधार पे और धातु युग के आधार पे। पाषाण कौन कौन से हुए? पुरा, मध्य और नव। ठीक है, और धातु कौन कौन सी? ताम्र, कांस्य और लोह। ठीक है, ये वही। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, प्री हिस्ट्री को पाषाण युग में और धातु युग में, ये मैंने आपको बता ही दिया, कंप्लीट ये तो हो चुका है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में पेज नंबर 2 पे आप देखिए, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वाला मैंने एक इमेज डाली हुई है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में एक होते हैं पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल, दूसरे होते हैं लिटरेरी और तीसरे होते हैं विदेशी यात्राओं के विवरण। ठीक है, ये तो मैंने रिवाइज करने के हिसाब से डाली हुई है। अब हम जो है वो डिफरेंस देखने वाले हैं और शुरुआत करने वाले हैं। शुरुआत किसकी होने वाली है? अभी प्रागैतिहासिक काल की, यानी पाषाण काल की एक तरीके से। तो पाषाण काल के 3 भाग हुए। पहला पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ये पेज नंबर जो 3 है इसमें पूरा मैंने ओवरव्यू में दिया हुआ है, उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन पेज नंबर 3 पे आप देखिए पूरी एक चार्ट है। पहले हम पीरियड देखेंगे। पैलियोलिथिक को बोलते हैं पुरापाषाण। पीरियड कौन सा है उसका आप खुद बताइए? 5 लाख से 10,000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल का 6,000 बीसी के आसपास में, और न्योलिथिक का 6,000 से 1,000। डेट्स आगे पीछे हो जाएंगी। लमसम कहने की बात यह है कि 10,000 बीसी तक जो था वो पूरा पाषाण काल था। 10,000 बीसी में जलवायु में परिवर्तन होता है। कोल्ड एज से हम वार्म एज में आते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है और अधिक बारिश होने लगती है 10,000 बीसी के आसपास में। ठीक है, और उस समय जब अधिक बारिश होती है तो जंगलों की मात्रा बढ़ने लग जाती है 10,000 बीसी के आसपास में। मनुष्य के लिए खाने के लिए अधिक जो है वो कंदमूल मिलने लग जाते हैं, और जब जंगल बढ़ेंगे तो जानवर भी अधिक हो जाएंगे। जानवर अधिक हो जाते हैं, इसलिए मीजोलिथिक और जो अपना पैलियोलिथिक है यानी पुरापाषाण और मध्यकाल दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो मनुष्य भी अपने रहन सहन में कुछ ना कुछ चेंज लेके आएगा। जो 5 लाख से 10,000 बीसी तक तो एक जैसा ही रहा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन अचानक से जैसे ही मौसम चेंज होगा तो फिर वहाँ पे जो है वो मनुष्य भी अपने आप में चेंज लेकर के आ जाएगा, तब वो मध्य पाषाण काल में आ जाएगा। और फिर धीरे धीरे वो जब खेती का आविष्कार कर लेगा, जानवरों को पालतू बनाने लग जाएगा, तब वो जो है वो नव पाषाण में आ जाएगा। नव पाषाण के एंड में आते आते वो जो है वो ढंग से पशुओं को पालने लग जाता है, खेती करने लग जाता है। तो नव पाषाण में आप एक चीज आप देखिए कि 1,000 बीसी तक आ रहा है, और आईबीसी का टाइम कितना है? 2500 से लेके 1750। तो नव पाषाण और आईबीसी एक दूसरे से मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है उस चीज में। ओके, टूल्स को देखते हैं। पुरापाषाण में हैंड एक्स यानी हाथों की कुल्हाड़ी वाला यूज कर रहा है, यानी वो एक तरीके से पत्थर को जो है बड़ी कुल्हाड़ी के रूप में यूज कर रहा है। चॉपर और क्लीवर का यूज कर रहा है। तो टूल्स पुरापाषाण में जो है वो रफ टूल्स है, यानी मोटे अनगढ़े पत्थर हैं। ठीक है, उसके बाद में मध्य पाषाण में जो है वो माइक्रोलिथ छोटे करने लग जाता है, उसके अलावा वो तीर कमान का भी यूज करने लग जाता है।
और नव पाषाण में तो हर चीज़ के लिए अलग हथियार यूज होने लग जाते हैं। नेचर ऑफ टूल या किस तरीके से रहते हैं वो, वेरी प्रिमिटिव आदिवासी के तरीके से, फिर धीरे धीरे वो अपना स्मॉल घर बनाने लगते हैं और एडवांस होते हैं। अब एक एक करके आप मैप इमेज से देखिए, इमेज से अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। पहले वाले पत्थर को देखिए, पहले वाले औजारों को देखिए, दूसरे वालों को देखिए और तीसरे वालों को देखिए, अंतर दिख रहा है, ठीक है। पहले वाले मोटे और अनगढ़े आपको दिख रहे हैं, दूसरे हर काम के लिए अलग अलग, और तीसरे वाले में तो और शार्पनेस आ गई है, ठीक है, दिख रहे हैं आपको। नीचे की साइड में रहन सहन का आप देखिए, पहले वाले में कहाँ रह रहा है, गुफाओं के अंदर रह रहा है, आग जला रहा है। दूसरे वालों में छोटे छोटे उसने कबीलों में झोंपड़ियां बनाना शुरू की है, लेकिन अभी भी समुदायों में नहीं रह रहा है। और तीसरे वाले में मड हाउस यानी मिट्टी के घर बनाए हैं और समुदायों में रहने लग गया है, इकट्ठा रहने लग गया है, ठीक है। तो ये तीनों में चेंजेज होते हैं। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के स्रोत क्या हैं, वही जो मैंने पहले बताए, पुरातात्विक स्रोत ही मिलेंगे, क्योंकि उस समय लिखते तो थे ही नहीं। तो हड्डियां मिली हुई हैं, हथियार मिले हुए हैं, अवशेष मिले हुए हैं, पुराने रून अवशेष खत्म हो चुके हैं, पेंटिंग मिली हुई हैं और उनके कंकाल मिले हुए हैं। उनके आधार पर ही हमने इतिहास लिखने की कोशिश की है। कार्बन 14 विधि के आधार पे हम डेट्स निकालते हैं। ओके, अब आप जो है पेज नंबर 5 के लास्ट में आइए, जहां मैंने लिखा है पुरापाषाण काल, ठीक है। पेज नंबर 5 के लास्ट में आ जाइए। पुरापाषाण काल का समय बताइए। 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी। पुरापाषाण के 3 चीज देखनी है हमें, सामाजिक जीवन, अर्थव्यवस्था, औजार और स्थल। वैसे ओवरव्यू हम देख चुके हैं, अब दोबारा देखनी है। उन्हीं चीजों को मैं बोलूंगा और कुछ अंतर नहीं है, हिंदी में लिखा हुआ मैंने सब। पेज नंबर 6 पे सामाजिक जीवन में आदमी जो है वो घुमक्कड़ तरीके से जीवन यापन कर रहा है, ठीक है। शिकारी खाद्य संग्राहक के रूप में है, वो शिकार कर रहा है, खाना इकट्ठा कर रहा है, खा रहा है। कल के लिए उसे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, कल को जानवर उस पर आक्रमण करके उसे मार के खा जाएगा, ठीक है। समूह में वो निवास कर रहा है, लेकिन बड़े समूह नहीं है, छोटे समूह है। और समूह में निवास करने का उसने क्यों सोचा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर हम समूह में रहेंगे तो वहां पे हमें शिकार करना आसान रहेगा। 10 लोग जाएंगे और शिकार करेंगे तो आसानी रहेगी। 2 मूवी है मैंने देखी हुई है, एक तो है हॉलीवुड की मूवी है, एक तो 10,000 BC करके एक मूवी है, नाम सुना हो अगर, और एक अल्फा मूवी है। वो यूरोप के क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते थे, उस समय की कहानी है उसमें। तो उसी समूह में निवास करते हैं और कैसे वो करते हैं, तो उनमें आप देखना चाहें तो कभी देख सकते हैं। समूह में निवास कर रहा है तो हाथी को मार दिया तो आपस में भोजन जो है वो बांट के खा रहे हैं, शेयर फूड कर रहे हैं। और अगर 10-20 लोग साथ में रह रहे हैं तो सुरक्षा की भावना भी उनके अंदर रहेगी। अगली बात समतामूलक समाज है। क्यों है समतामूलक समाज, क्योंकि सरप्लस इकोनॉमी है ही नहीं, तो समतामूलक समाज होगा ही। भाषा और संचार की जानकारी नाम मात्र है, ना तो वो बोल पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं तो वो लिपि वगैरह का तो बारे में सोच ही नहीं सकते। बोलना भी उनका क्लिक्स में हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। जीवन प्रत्याशा बहुत कम होती है, 20 से 25 साल तक की होती है, ठीक है। अन्य गतिविधियां कर रहे हैं, भीमबेटका में पेंटिंग्स मिली हैं, और अंतिम चरण में इन्हें आग की जानकारी मिल जाती है। इमेजेस से देख लीजिए, इमेजेस में जो दिख जाए वही मान लीजिए आप। पहले इमेज में क्या दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर के एक जो गैंडे को मारा हुआ है, पेज नंबर 6 की पहली इमेज, ठीक है। तो ये समूह में रह रहे हैं सामूहिक रूप से, ठीक है। दूसरे में हाथी को मारा हुआ है, तीसरे में जो है वो कंबाइंड एफर्ट कर रहे हैं शिकार के लिए। दूसरी साइड में आप देखिए नदी के किनारे मिट्टी का कुछ कच्चा, हाँ मछली पकड़ रहे हैं ये एक्चुअली में, तीसरे वाले में मछली पकड़ रहे हैं। उसके बाद में चौथे इमेज में ये नेक्स्ट वाला शिलाओं पे जो है वो गुफाओं के अंदर उन्होंने पेंटिंग की हुई है। एक लास्ट वाली इमेज देखिए आप, इसमें कुछ स्पेशल दिख रहा होगा आपको, जूम इन करके देखें तो आपको एक व्यक्ति के हाथ में आपको तीर कमान दिख रहा होगा, ठीक है। एक व्यक्ति के हाथ में आपको तीर कमान दिख रहा होगा, और वो किसकी तरफ इशारा किए हुए है वो, और तीर एक्चुअली में एक इनके अंदर घुसा भी है, हिरण के अंदर डर दिख रहा होगा आपको, हिरण के शरीर के अंदर तीर अंदर जाता हुआ भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये शिकार वाले इमेज उन्होंने डाले हुए हैं। आर्थिक स्थिति समझ में आई चुकी होगी, कोई स्पेशल नहीं है। क्या कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, और जो है वो औजार अनगढ़े हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना है। रॉबर्ट ब्रूस करके एक व्यक्ति है, ये ब्रिटिश व्यक्ति थे, और इन्होंने सबसे पहले पल्लावरम यानी तमिलनाडु में
हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी, इसलिए इन्हें भारत में प्री हिस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे बोला जाएगा? रॉबर्ट ब्रूस को। ये की पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे बोला जाएगा? क्यों बोला जाएगा? क्योंकि उन्होंने हैंड कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की है। और कहाँ पे की है? तमिलनाडु में पल्लावरम नाम के एक साइट पर। ओके, और यहाँ पे इमेज में वो हाथ कुल्हाड़ी दिख रही होगी आपको। ये जो पल्लावरम की साइड से निकली हुई है ना, पल्लावरम की जो साइड से निकली हुई है हाथ कुल्हाड़ी, यानी हाथ कुल्हाड़ी का मतलब उस समय के यूज किए जाने वाले मोटे पत्थर। ओके, एंड प्रमुख स्थल वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा इसमें से। इन तीनों में से आपको सिर्फ प्रमुख स्थल याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि सवाल प्रमुख स्थल पे ही बनता है। तो मैंने मैप डाले हुए हैं। तो सोन नदी घाटी वाला क्षेत्र है अपना, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है। एंड एमपी में एक्चुअली में सोन नदी घाटी। बेलन घाटी है इलाहाबाद और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में। नर्मदा घाटी है, वहाँ पे जो है हथनोरा गांव में उन्हें ह्यूमन फॉसिल्स मिले हैं, मानव के जीवाश्म मिले हैं, सबसे पुराने मानव के। तो भारत में सबसे पुराने मानव के जीवाश्म कहाँ पे मिले हैं? वो नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा गांव में एमपी में मिले हुए हैं। तो याद रखना। और उस व्यक्ति के जिसके भी जीवाश्म मिले हैं उसे नर्मदा मैन के नाम से जाना जाता है। उस व्यक्ति का नाम क्या नाम दे दिया है? नर्मदा मैन नाम दे दिया है। सोन घाटी पाकिस्तान में, भीमबेटका की गुफा एमपी में, होसुंगी कर्नाटक में, पल्लावरम अतिरापक्कम तमिलनाडु में, कुरनूल की गुफाएं आंध्रा में और नेवासा महाराष्ट्र में। चलो, अब इसमें समझाने का और कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही समझा चुका हूँ। बट मैपों को आप देख लीजिए ताकि आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, पेज नंबर 9 पे मैप आप देखिए। पेज नंबर 9, एक तो आप देखेंगे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में सोहन घाटी है। ठीक है, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में, मिर्जापुर और इलाहाबाद वाले क्षेत्र में, यहाँ पे भी प्रागैतिहासिक काल के समय के जो है वो अवशेष मिले हैं। मेटेरियल रिमेन्स ऑफ एनिमल वर फाउंड एट बेलन घाटी। बेलन घाटी है यहाँ पे, और उसमें क्या मिले हैं? जानवरों के अवशेष मिले हैं। ओके, देन हथनोरा कहाँ पे? एमपी में, उसके पास में भीमबेटका। ओके, नीचे की साइड में जाएंगे तो नेवासा और होसुंगी, नेवासा और होसुंगी, ये नेवासा जो है वो महाराष्ट्र में और होसुंगी जो है कर्नाटक में। और साउथ में जाएंगे तो पल्लावरम करके एक जगह वहाँ की। कुरनूल में बोन टूल मिले, हड्डियों के हथियार मिले, कुरनूल नाम की जगह है, ये जो है वो अपनी आंध्रा में आएगी। ओके, तो ये पॉइंट्स आप जो है वो एक दो बार देख लेना, याद कर लेना। उसके बाद में मध्य पाषाण काल में जब हम आते हैं, पेज नंबर आप 11 में आइए, पेज नंबर 11। ठीक है, पेज नंबर 11 आप देखेंगे तो मध्य पाषाण काल में मैंने आपको एक चीज बताई थी, और वो चीज ये बताई थी कि मौसम में परिवर्तन होता है। युग जो था प्लिस्टोसीन युग से चेंज होकर के होलीसीन जो युग आ जाता है। प्लिस्टोसीन जो था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था, और होलीसीन जो युग आया है वो ठंडा है। और उस समय बारिश अधिक हो रही है, बारिश अधिक हो रही है, जलवायु में परिवर्तन हुआ है, अधिक पेड़ पौधे उग के आ गए हैं, और अधिक जानवर जो है वो पैदा हो चुके हैं अब, क्योंकि पेड़ पौधे अधिक रहेंगे तो जानवर ऑटोमेटिक अधिक हो जाएंगे। तो इस समय एक पूरा परिवर्तन होता है। तो 10,000 BC इसलिए मार्क में रखा गया है इतिहासकारों ने। ओके, और यही चेंज यहाँ पे हो रहा है मध्य पाषाण काल में। वो शिकार पे निर्भर है, लेकिन पशुपालन शुरू कर दिया और खेती की शुरुआत उसने कर दी है। अब यहाँ पे वो मृतकों की अंत्येष्टि करने लग गया है। उससे पहले वाले में मृतकों की अंत्येष्टि के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, यानी जो मर गया है उसे वो दफनाने की शुरुआत करने लग गया है। छोटे आकार के पत्थर यूज करने लग गया है, हड्डियों के और सींगों से भी वो जो है वो बनाने लग गया है हथियार। आगे बात समझ में। तो अब आप यहाँ पे कुछ इमेज देखें, लाइक पेंटिंग देखिए। पेंटिंग दिख रही है आपको? पेज नंबर 11 पे ही पेंटिंग है, अलग अलग पेंटिंग आपको दिख रही होंगी। ठीक है, ये जो पेंटिंग है ये कार्बन डेटिंग के आधार पर निकाली गई है, और पता लगाया है कि ये 1000 BC से 6000 BC के बीच में है। इन पेंटिंग से आप अनुमान लगा रहे होंगे पुरानी वाली पेंटिंग में और इन पेंटिंगों में कुछ अंतर आपको दिख रहा होगा। इनमें मनुष्य के साथ में आपको जानवर दिख रहा होगा। हाँ, मनुष्य के साथ में आपको जानवर दिख रहा होगा, यानी मनुष्य ने यहाँ पे जानवरों को
पालतू बनाना शुरू कर दिया है मनुष्य ने। पहले वो उसका शिकार ही शिकार कर रहा है, यहाँ पे पालतू बनाना शुरू कर दिया है। खेती के बारे में उतनी ज़्यादा अभी नहीं आई है बात, थोड़ा बहुत जो है वो पता लगने लग गया है कि ये प्लांट जो है वो हम खा सकते हैं इनसे, बस इतना उन्हें पता चलने लग गया है। अब इनसे अगली वाली इमेज आप देखिए, जो बरियल्स की इमेज है, अंत्येष्टि की, शब्द आग्रह की, दिख रही है आपको इमेज है? एक इमेज में आपको दिख रहे होंगे दो लोग एक साथ में, जो इतिहासकार हैं वो अनुमान लगा के चलते हैं कि दो लोग एक साथ में, तो मतलब इनकी स्पिरिट में यानी आत्मा में सोच रही होगी कि अगर एक साथ में भेजेंगे तो, और उसके साथ साथ में इनके इनके पास में, पहले वाले इमेज में देखें तो इनके गले में आपको मालाएं दिख रही होंगी, उनके पास में कुछ उनके आभूषण से दिख रहे होंगे, तो उनकी प्रिय वस्तु भी उनके दफनाने के टाइम पे डाली जा रही हैं। तो ये कहीं आत्मा में विश्वास कर रहे हैं, ये जाने के बाद में इनको वहाँ पे मिल जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। और कुछ एक में ऐसी जो शब्द आग्रह मिले हैं जिनमें एंगल चेंज है, कहीं कहीं पे सीधे हैं, कहीं पे वो पैरों को घुमावदार करके जो है वो शब्द आग्रह है कंप्लीट। तो ये कोई स्पेशल बात नहीं है, इनके आधार पे जो है वो इतिहासकार अलग अलग सोच निकाल के देते हैं। अब अगर आपकी हिस्ट्री ऑप्शनल होती तो इन पे ही आप पूरे के पूरे 2-2 घंटे निकाल लो हर उस पे साइट्स पे आप, ओके। तो क्या चेंज हो गया, खेती की शुरुआत होने लग गई है और पशुपालन यहाँ पे शुरू हो चुका है। और सबसे पहले जो पता चलता है, गेहूं और जौ के बारे में पता चलता है, ओके। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जौ जौ और गेहूं इन दो के बारे में पता चलता है। औजार आपको पता चल गए, आप पेज नंबर 12 पे आके अब मैप देख लीजिए, पेज नंबर 12 पे आके मैप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट स्थल की बात करते हैं, बागौर राजस्थान में, ठीक है। कोठारी नदी के किनारे, इट इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मीजोलिथिक साइट इन इंडिया। तो बागौर का आपको नाम याद रखना होगा, पूछा जाए कि मध्यकालीन मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है, नीचे ऑप्शन दे दिए जाए उनमें से, तो बागौर का अगर ऑप्शन है तो बागौर ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। उसके अलावा तिलवाड़ा में भी ऐसे अवशेष मिले हैं। इधर आप आइए तो चौपानी मांडो करके एक जगह है सोन घाटी के पास में, ठीक है। यहाँ पे बोन आर्टिफैक्ट्स यानी बोन्स के हथियार यहाँ पे मिले हैं, और बोन्स जो है वो बोन्स के ऑर्नामेंट भी मिले हैं, हड्डियों के जो है वो आभूषण मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जगह है चौपानी मांडो। और नीचे की साइड में आप देखें तो टेरी करके एक जगह है, ये अपना समुद्र के किनारे जो जगह है वहाँ पे मीजोलिथिक साइट है। आदमगढ़ और बागौर दो नाम आप इंपॉर्टेंटली याद रख लेना मीजोलिथिक साइट के रूप में, ठीक है। मध्यकालीन मध्य पाषाणकालीन जो स्थल हैं उनमें आदमगढ़ और बागौर, ये 2 पॉइंट आप याद रख लेना। नव पाषाण काल में खेतीबाड़ी करने लग जाता है, पशुपालन करने लग जाता है, स्थायी बसावट करने लग जाता है, बर्तन और वस्त्र ये सब पहनने की शुरुआत कर देता है, ठीक है। और जब कृषि करता है तो गेहूं, जौ, चावल और मक्का की कृषि करता है। सबसे पहले हमें जो अवशेष मिलते हैं वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिलते हैं, और गेहूं और जौ के अवशेष वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, ओके। ये पेज नंबर 14 पे हम पहुँच गए हैं, ओके। अब इनमें आपको फिर से मैप देखना होगा, मैप में आप की पॉइंट्स आप नाम याद रख लेना सिर्फ स्थल्स के। तो नियोलिथिक साइट्स जो हैं उनमें आप देखेंगे, एक तो आप शुरू कीजिए मेहरगढ़ से, पेज नंबर आपके 16 पे मैप लगा हुआ है। एक है मेहरगढ़ नवपाषाण काल का, दूसरा है कोल्डियावा, ठीक है, एक है महागरा, उसके बाद में नेवासा और पिकलहाल, यही काफ़ी हैं इनमें से। और एक और लोहरा देव करके एक जगह है, लोहरा देव यूपी में। ये स्थल जो हैं वो आप ध्यान रख लेना, ज़्यादा नहीं रखो तो 3 याद रख लेना, 3 से काम चल जाएगा, मेहरगढ़, कोल्डियावा और लोहरा देव, ठीक है। ध्यान रहेंगे 3 तो, मेहरगढ़, कोल्डियावा और लोहरा देव, 3 से ही काम चल जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद में मेटल युग हो जाता, पाषाण युग हो जाता है, उसके बाद में आता है धातु युग। और धातु युग किस तरीके से आता है, पहले पत्थर होता है, पत्थर के बाद में सबसे पहले कॉपर, कॉपर में अगर वो टिन मिला देते हैं तो कांसा, और फिर बाद में आयरन की खोज हो जाती है। बाकी चीज़ मैंने आपको बता दी कि मजबूती चेंज होती जाती है, लोहा सबसे ज़्यादा मजबूत है, कांसा उससे कम, और तांबा सबसे कम, और पत्थर तो ऐसा है कि गिरते ही टूट सकता है वो पूरा का पूरा, ओके। तो कॉपर शुरुआत होती है, कमज़ोर है, उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए
ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता, ताम्रपाषाण युगीन, तांबे के साथ में पत्थर के हथियार यूज किए जा रहे हैं तो उसे बोला जाता है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता। पहले हमने तो पाषाण के 3 देख लिए, अब जब हम धातु में आए हैं तो तांबे से शुरू कर रहे हैं, तांबे के साथ में पाषाण पत्थर यूज किया जा रहा है इसलिए ताम्रपाषाण, ठीक है। कांस्य युगीन जो आती है वो अपनी एक तरीके से आईबीसी सभ्यता है, उसे कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। यानी आईबीसी से जस्ट पहले की जो सभ्यताएं उन्हें बोला जाएगा ताम्रपाषाण सभ्यताएं। आगे बात समझ में। तो ताम्रपाषाण सभ्यताएं में आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि इसकी साइट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। और इंग्लिश में ताम्रपाषाण को चालकोलिथिक कहा जाता है, चालकोलिथिक। उसके बाद में कौन सी आएगी सब सभ्यता, ब्रॉन्ज वाली यानी कांस्य वाली। तो पेज नंबर आप 19 पे आ जाइए, बस यहां से मैं आपको पूरी चीजें रिवाइज करा दूंगा। देखो 3 सभ्यताएं आपको ध्यान करनी है धातु के लिए, तो ताम्रपाषाण, कांस्य और लौह, ठीक है। लौह वाली को मैंने यहाँ बिल्कुल ही छोड़ दिया है, कांस्य वाले के बारे में भी थोड़ा सा ही बताया है क्योंकि आईबीसी जो लेक्चर रहेगा वो कांस्य के ऊपर ही है, ठीक है। ताम्रपाषाण आईबीसी से जस्ट थोड़े से पहले के समय की है। ताम्रपाषाण की बात ये है, खास बात ये है कि वो ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। लाइक हमारे गणेश्वर सभ्यता जो निकल के आती है वो ताम्रपाषाण सभ्यता है राजस्थान में जो, तो ये ग्रामीण सभ्यता है, छोटे छोटे गांव में है ये सभ्यता। और कांस्य युगीन जो सभ्यता होगी वो अर्बन सभ्यता होगी, शहरी सभ्यता होगी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। ताम्रपाषाण में टेक्नोलॉजी इतनी अधिक एडवांस नहीं है, लेकिन जो ब्रॉन्ज एज आएगा, कांस्य का जब निर्माण हो जाएगा तब वहां पे टेक्नोलॉजी हाईली एडवांस हो जाएगी। इकोनॉमी ताम्रपाषाण में गांव के आधार पे है और कांस्य युगीन में अर्बन शहरी आधार पे है। कौन सा मेटल यूज किया जा रहा है ताम्रपाषाण में, निश्चित सी बात है तांबा यूज किया जाएगा, और कांस्य युगीन में ब्रॉन्ज यूज किया जाएगा, ब्रॉन्ज यानी कॉपर प्लस टिन। और पीरियड आप ध्यान रखें तो 3000 बीसी से 700 बीसी का जो समय है वो करीब करीब ताम्रपाषाण का है, और अपना आईबीसी का और कांस्य युगीन का भी समय इतने के आसपास ही रहा है। लेकिन एक चीज देखिए, आप समय में कभी कभी ये झोलमाल देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि जब 3000 में तांबा आ गया तो फिर ये 3300 में कहां सा, फिर कैसे। भाई मान के चलिए जयपुर वाले क्षेत्र में हमारी ताम्र युगीन सभ्यता है और दिल्ली में उसी समय कांस्य युगीन सभ्यता हो गई। अब उस समय सोच के देखिए, मनुष्य 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर ही नहीं जाता था, तो उसे कैसे पता चलेगा कि सामने वाली दूसरी जगह पे शहरी सभ्यता डेवलप हो चुकी है। जिस समय हड़प्पा कालीन सभ्यता चल रही थी उस समय बहुत सारी जगह पे लोग आदिवासी रूप में भी रह रहे थे, बहुत सारी जगह पे लोग ताम्रपाषाण सभ्यता में भी रह रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आईबीसी शुरुआत हो चुकी है, हड़प्पा शहर बनने लगे हैं तो बाकी शहर भी सब जगह पहुंच जाएंगे एक तरीके से। उस समय अलग अलग सभ्यताएं भी चल रही होंगी, ठीक है। तो ये वाला आप पॉइंट याद रख लेना ताम्रपाषाण में, और इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस इतना याद रख लेना कॉपर प्लस टिन का हो जाता है, कांसा हो जाता है। अब इसमें आप जो ताम्रपाषाण स्थल हैं, सबसे ज़्यादा स्थल यही है अपने राजस्थान में जब पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा यही स्थल पढ़ते हैं। पाषाण जो पुराने वाले हैं उनको तो ज़्यादा नहीं पढ़ते, बट ताम्रपाषाण को ज़्यादा पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में चालकोलिथिक पीरियड बोलेंगे, ओके। तो मैं बोलता चलता हूँ, मेहरगढ़, गणेश्वर, गिलुंड, ध्यान रखना ये, आहड़, आहड़ का भी आपने सुना होगा, दाइमाबाद, नेवासा, ठीक है। उसके अलावा नीचे साउथ में अत्तिराम पक्कम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना नीचे की साइड में। बाकी अलग है मस्की और ये बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आप याद रख लिए। और कोल्डियावा, अब देखो आप ये भी मत सोचना कि कोल्डियावा अगर नव पाषाण काल की है तो क्या यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्या स्तर, निश्चित सी बात है। हमारा जैसे जयपुर है तो जयपुर में पुरा पाषाण के भी मिल सकते हैं, नव पाषाण के भी मिल सकते हैं, और आईबीसी के भी मिल सकते हैं। बाद में वैदिक सभ्यता है तो वैदिक सभ्यता के भी मिल जाएंगे, तो एक स्थल पे अलग अलग चीजें भी मिल सकती हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ओके। तो ये जो मैप है ये है अपना चालकोलिथिक वाला, बट दोबारा से ध्यान रखो, मेहरगढ़, गणेश्वर, गणेश्वर, बालाथल, आहर और दाइमाबाद, नेवासा, मस्की और कोल्डियावा, ये जो है ये प्रमुख स्थल हैं ताम्रपाषाण वाले, ओके। और एक पॉइंट और लास्ट में जाते जाते, मेगालिथिक कल्चर क्या होता है, ये 2 नंबर के और 5 नंबर के लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया में
जो लोगों को दफनाया गया है सबके अंतर्गत, सबको जब दफनाया गया है तो उनके सबके चारों तरफ बहुत मोटे मोटे पत्थर रख दिए गए हैं, या उस सब के ऊपर की साइड से मोटे पत्थर से ढक दिया गया है। मेगा यानी बड़ा पत्थर उसके सब के चारों तरफ रखा गया है, इसलिए उसे मेगालिथिक कल्चर बोला जाता है। ये साउथ इंडिया वाले क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिला, इसलिए उस समय की या उस क्षेत्र की जो कल्चर को बोल दिया नाम मेगालिथिक कल्चर। हिंदी में इसे बोलेंगे बृहत प्रस्तर संस्कृति। ठीक है, तो दक्षिण भारत में ये संस्कृति 2000 बीसी से 2200 ईडी के आसपास में रही होगी, और दफनाने वाले स्थान को बड़े बड़े पत्थरों से घेरा बना दिया जाता था। देखिए यहाँ पे इमेज आपको दिख रही होंगी, दो अलग अलग इमेजेज यहाँ चारों तरफ से पत्थर डाले हुए हैं। ओके, ये नीचे की साइड में आप पेज नंबर 22 पे आ जाइए, पेज नंबर 22 पे। ठीक है, इसमें जो स्थल लिखे हुए हैं उनको याद कर लेना, और भले ही कुछ याद मत करना, क्योंकि ये एनसीईआरटी से उठाया है मैंने मैप, एनसीईआरटी से उठा के मैप यहाँ रखा है। नीचे संकेत पढ़िए, ऊपर ऊपर क्या लिखा है, पुरा पाषाण, जिसके लिए त्रिभुज जैसा यूज किया है उन्होंने। दूसरा है, एक सेकंड संकेत पढ़ लीजिए पहले। दूसरा है नवपाषाण का, और तीसरा है महापाषाण। ठीक है, महापाषाण को मध्य पाषाण भी बोल लेंगे आप। ओके, और आधुनिक गांव और आधुनिक नगर, ये नाम आधुनिक समय के लिए, तो इनको नहीं देखना है। अब हम शुरू करें पुरा पाषाण के। ठीक है, तो वो त्रिभुज वाला देखिए आप, भीमबेटका, ठीक है, हुंसगी, हुंसगी, कुरनूल। ठीक है, ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अपना जो सोहन घाटी है उसको भी ध्यान रखना है। सोहन घाटी मिर्जापुर और इलाहाबाद वाले क्षेत्र में मैंने आपको बताया था। ओके, तीन तो हो गई अपनी पुरापाषाण की। ओके, अब बात करते हैं नवपाषाण वाले स्थल के। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान वाले राज्य में। बुरजोम कहाँ पे है, मेहर, जम्मू कश्मीर। बुरजोम की खास बात क्या है, बुरजोम में धरती के अंदर जो है वो उनके निवास स्थल मिले हैं, गड्ढे करके वो गर्त में रहते थे। जानवर कौन मिला सबके साथ, जानवर का सब, हाँ वो भी ध्यान रख लेना है, सबके साथ में जानवर का जो है वो दाह संस्कार किया गया है। तो ये बुरजोम कहाँ पे, कश्मीर में। उसके बाद में नीचे की साइड में आए तो कोल्डी हवा और महागड़ा। ठीक है, चिरांद, और नीचे आए तो हुल्लूर और पेयमली। ये ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इतने ही काफ़ी हैं। और एक पॉइंट वो भी याद रखना, पल्लकम, कौन सा था, पल्लवरम, पल्लवरम, क्या नाम था, रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस को बोला जाता है। बाकी यही है, और खुद से आप इसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हिंदी में लिखी हुई हैं, तो वो खुद से आप देख लेना, प्रागैतिहासिक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी उतने ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं, ओनली सवाल पूछा जाएगा स्थल से, कौन सा स्थल किस समय से रिलेटेड है, बस इतना पूछा जाएगा। तो वो आप सवाल कर लेना, अपनी क्विज में मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट होता है अपना। इसके बाद में हम करेंगे आईबीसी, क्योंकि हम धातु युग में अपना ताम्रपाषाण देख चुके हैं। ठीक है, कांस्य युग में आए तो कांस्य युग में कौन सी आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस पे पूरा डिटेल में हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा आईबीसी, उसके बाद में अगला लेक्चर कौन सा रहेगा, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। 2 लेक्चर रहेंगे, ऋग्वैदिक वाला और उत्तर वैदिक वाला। फिर उसके बाद में हम महाजनपद पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद में धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद में हम फिर डायरेक्ट गुप्त साम्राज्य पे आएंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद में जैसे मौर्योत्तर काल है, उसमें हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, बीच के समय के कुछ ग्रंथ मिले ही नहीं है। विदेशी आक्रमणकारियों के स्रोत मिल रहे हैं कि विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, लेकिन उनके शासन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो एक छोटे से लेक्चर में वो देख लेंगे कि मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, थोड़े से समय में देख लेंगे। फिर हम गुप्त साम्राज्य पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, और फिर उसके बाद में हर्षवर्धन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आईबीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे। धन्यवाद।